नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नहीं दी राहत, केजरीवाल ने खुद को बताया बेगुनाह। देश के 600 वकीलों की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी, न्यायपालिका और उसके फैसलों पर सवाल उठाने वालों पर कार्रवाई की मांग। इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग पर संग्राम, महाराष्ट्र में उद्धव गुट के एक तरफा ऐलान से शरद पवार नाराज। आज शाम एमवीए की बैठक, इधर बिहार में आरजेडी कांग्रेस में सुलह की खबरें। FY24 के आखिरी सत्र में बाजार में दिखा जोर, सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर बंद। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स चढ़े, मिड कैप में खरीदारी, मेटल, इंफ्रा, एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद। वित्त वर्ष 2024 रहा मिड कैप स्मॉल कैप के नाम, निवेशकों को मिले 70% तक धमाकेदार रिटर्न। रियलिटी, पीएसयू और पावर शेयर्स में डबल हुआ पैसा। सेंसेक्स निफ्टी ने कराई 25% की कमाई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शराब घोटाले मामले से, जिसमें आज केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 अप्रैल तक के लिए उनकी रिमांड को बढ़ा दिया है। वहीं केजरीवाल ने कोर्ट में आज खुद दलीलें रखी और खुद को बेगुनाह बताया है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताएं आज क्या कुछ रहा कोर्ट में। शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। 22 मार्च को उनकी ईडी कोर्ट के सामने पेशी हुई थी। कोर्ट ने उनको 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया था। आज उनका रिमांड खत्म हो रहा था, उन्हें दोबारा कोर्ट के सामने पेश किया गया। सबसे पहले ईडी ने अपनी दलील रखी। ईडी ने कहा कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने गोवा से कई गवाहों को भी बुलाया है, उनको आमने सामने बिठा करके इनसे पूछताछ करनी है। ऐसे में हमें 7 दिन का रिमांड और चाहिए होगा। इधर अरविंद केजरीवाल ने खुद कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। ईडी उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है। ईडी मनी ट्रेल की बात कर रहा है, लेकिन उन्हें कोई भी मनी ट्रेल यहाँ पर नहीं मिला है। एक ऐसी आप भ्रष्टाचारी पार्टी है, ऐसी इमेज देश के सामने बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, ईडी चाहे कितने दिन की मुझसे रिमांड हम पर ले जाँच करे, लेकिन सिर्फ 4 गवाहों के बयान के ऊपर एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने उनको 4 दिन के रिमांड के ऊपर भेज दिया। अब 1 अप्रैल को 11:30 बजे दोबारा उनकी कोर्ट के अंदर पेशी होगी। शुक्रिया असीम पूरी जानकारी के लिए। वहीं कोर्ट में पेशी के वक्त अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि वो बेगुनाह हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सुनिए। सीएम सर, एलजी इज सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे हैं सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सीएम को परेशान किया जा रहा है। सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने खुद भी कोर्ट में कहा तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि गिरफ्तारी राजनीतिक कारणों से हुई है। ईडी के पास उनकी गिरफ्तारी का कोई सबूत नहीं है। जिस तरह से सीएम को गिरफ्तार किया गया है, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। आज खुद सीएम सर ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है। इतनी लंबी चौड़ी ईडी की जितनी चार्जशीटें दाखिल हुई हैं, उनमें से केवल 4 जगह पे उनका नाम है और उसमें भी कोई सबूत नहीं है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने सारी सच्चाई अदालत के सामने रखी है और मुझे लगता है कि इस पर अदालत विचार करेगी। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कानून में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। क्योंकि मुख्यमंत्री हिरासत में हैं, लिहाजा
किसी और को या तो मुख्यमंत्री बनाया जाए या राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, या लिहाजा जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोज टीवी पे कहते हैं, वो सारी दलीलें उस पिटीशन के अंदर हाई कोर्ट के सामने रखी गई। हाई कोर्ट ने कहा कि आप मुझे संविधान के अंदर वो आर्टिकल दिखाइए, कानून की वो धारा दिखाइए जो ये कहती हो कि मुख्यमंत्री अगर हिरासत में हो तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। ये बात हाई कोर्ट ने उनसे कई बार पूछी। वो और भारतीय जनता पार्टी के जो टीवी विशेषज्ञ हैं, उनमें से कोई आदमी ऐसी धारा कोर्ट को नहीं बता सका। अगर आज भी बता सकता है तो वो ट्वीट कर दें। देश के 600 से ज्यादा दिग्गज वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें न्यायपालिका पर एक खास ग्रुप की ओर से दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। चीफ जस्टिस को लिखी इस चिट्ठी में न्यायिक प्रक्रिया पर उठाए जा रहे सवाल को चिंताजनक बताया गया है। चिट्ठी में वकीलों ने चीफ जस्टिस से मांग की है कि आरोप लगाने वाले खास ग्रुप पर कार्रवाई की जाए। यह ग्रुप न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। राजनीतिक एजेंडा के तहत आरोप लगाकर अदालतों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वकीलों ने इस हथकंडे को लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा भी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वकीलों के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर हमला किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका की मांग की थी। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों की प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई भी आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। फाइनेंशियल ईयर 2024 के आखिरी सेशन में बाजार ने शानदार विदाई दी है। सेंसेक्स निफ्टी जोरदार बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 655 अंक और निफ्टी 203 अंक चढ़कर बंद हुआ है। आज सबसे ज्यादा खरीदारी पीएसई, फार्मा, ऑटो शेयरों में रही। वहीं मेटल, इंफ्रा, एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा का कहना है कि पिछले 2 साल में रिलायंस ने करीब 50% का रिटर्न दिया है और इस रिटर्न में जियो फाइनेंशियल का रिटर्न भी शामिल है। उन्होंने कोटक, एचडीएफसी बैंक में अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद जताई है। हमने रिलायंस में देखा 2 साल 2100-2300 का लेवल, और जब ब्रेकआउट आया तो अगर आप जियो फाइनेंशियल ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट 50% ब्रेकआउट है। अगर आप रिलायंस में देखें 2200-2300 से 3000 और अब 350 रुपए जियो फाइनेंशियल का जोड़े। आईटीसी में हम सिमिलर चीज देख चुके हैं। मुझे लगता है कोटक और एचडीएफसी ड्यू है। मुझे लगता है अगर एक क्वार्टर उन्होंने अच्छी डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ दिखाई, अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया और मार्केट का ये फियर एले किया कि निम जो है बॉटम आउट हो गया है, मुझे लगता है वो एक री रेटिंग पॉइंट होगा दोनों स्टॉक्स के लिए। और शायद कोटक के लिए ज्यादा आसान हो क्योंकि 4 लाख 5 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, एचडीएफसी की 24-25 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, तो शायद कोटक को पिवट जल्दी कर पाए एचडीएफसी से। बट मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक्स ड्यू हैं और ये साल शायद सेकेंड हाफ उनके लिए अच्छा होगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप ने धमाकेदार रिटर्न दिए। सरकारी कंपनियों में भी जमकर पैसा बरसा है। कैसा रहा फाइनेंशियल ईयर 2024, बता रहे हैं सुमित। तो इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग हो रही है और इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के साथ ही एक बढ़िया आंकड़े आपको दिखाई पड़ेंगे, चाहे आप निफ्टी के देखें, सेंसेक्स के देखें, निफ्टी बैंक के देखें, और एक शानदार तेजी रही मिड कैप स्मॉल कैप में भी। पहले कुछ नंबर्स में निफ्टी करीब 27% के आसपास की बढ़त देखने को मिली, सेंसेक्स 24% का उछाल रहा, बैंक निफ्टी 15% की बढ़त यहां देखने को मिली, मिड कैप में 60% और स्मॉल कैप करीब 70% की शानदार तेजी देखने को मिली। सबसे बेहतरीन रिटर्न रहा रियल्टी में, करीब 130% का उछाल, पीएसयू 100% की तेजी, पीएसयू बैंक 85%, पावर करीब 85% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला। कैपिटल गुड्स से 75%, ऑटो करीब 75%, फार्मा 60% और मेटल
50% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। निफ्टी के सबसे बेहतरीन शेयरों की अगर बात किया तो उसमें रहा बजाज ऑटो, रफली 150% का उछाल, टाटा मोटर्स करीब 150% ऊपर, अदानी पोर्ट 100-125% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। कोल इंडिया 100% का उछाल, हीरो मोटोकॉर्प 100% चला, एनटीपीसी करीब 95% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में जो अब निफ्टी से बाहर है वो है यूपीएल, करीब 35% का डिक्लाइन यहां देखने को मिला। एचयूएल 10% की बिकवाली, एचडीएफसी बैंक 8% की बिकवाली और एशियन पेंट बिल्कुल फ्लैट रहा। निफ्टी के सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मर्स भी ये स्टॉक रहे। मिड कैप के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में आईआरएफसी 450% की शानदार तेजी, आरईसी 300%, आरबीएनएल 285% की एक बड़ी तेजी, बीएचईएल 250%, पीएफसी 225% और फैक्ट करीब 225% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला। स्मॉल कैप में बीएससी 500% की बढ़िया तेजी, सुजलॉन 450%, हुडको 350% की एक बढ़िया उछाल यहां देखने को मिला। मैंगलोर रिफाइनरी 330%, कोचिन शिपयार्ड 325% और एसजेवीएन 300% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इस फाइनेंशियल ईयर के कुछ बढ़िया आईपीओज में सबसे ऊपर नाम रहा आयरेडा का, 325% की तेजी इसमें देखने को मिली। सिग्नेचर ग्लोबल 245%, नेटवेब करीब 225%, मोती सन्स इशू प्राइस से 200% के आसपास का उछाल और साइन डीएलएम 165% की तेजी यहां देखने को मिली। कुछ और नामों में आजाद इंजीनियरिंग 150% की तेजी, सेंको गोल्ड करीब 150% चला, ज्योति सीएनसी 150% का उछाल, बीएलएस ई सर्विसेज 125% की तेजी और मैनकाइंड फार्मा करीब 115% के आसपास का उछाल इस आईपीओ में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये बाजार इस फाइनेंशियल ईयर के लिए यहां से देखा जाए तो एक बढ़िया वित्तीय वर्ष साबित होता हुआ दिखाई पड़ा। तो बाजार में गिरावट का मार्च खत्म हो गया है। बाजार ने FY24 को भी अलविदा कह दिया है। क्या नए वित्त वर्ष में निवेशकों की होगी धमाकेदार कमाई? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करते हैं चुनावी महासंग्राम की खबरों की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, जबकि मतदान 26 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की कुल 88 सीटों पर मतदान होगा। आज बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी ने बाड़मेर से नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन करने से पहले उन्होंने चुनावी रैली को भी संबोधित किया। वहीं जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना ने हासन से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इधर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पर कंगना विवाद भारी पड़ गया है। पार्टी ने उन्हें महाराजगंज से टिकट नहीं दिया है। श्रीनेत ने 2019 से महाराजगंज से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी के पंकज चौधरी से चुनाव हार गई थी। दरअसल कंगना पर एक विवादित पोस्ट को लेकर पार्टी ने भी सुप्रिया पर सख्ती दिखाई है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी उन्हें नोटिस जारी किया है। इस पूरे मामले में सुप्रिया सफाई भी दे चुकी हैं। वो कह रही हैं कि किसी और ने उनके अकाउंट से इस तरह की घटिया बात की। महाराष्ट्र की अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी ने उन्हें अमरावती से टिकट भी दे दिया है। नवनीत 4 अप्रैल को नामांकन भरेंगी। फिलहाल इसी सीट से वो निर्दलीय सांसद हैं। 2019 में उन्हें इंडिपेंडेंट सांसद के तौर पर चुनाव लड़ा था। एनसीपी और कांग्रेस ने भी नवनीत राणा को समर्थन दिया था, लेकिन बाद में राणा बीजेपी का सपोर्ट करने लगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद नवनीत राणा ने कहा कि उनकी विचारधारा कभी भी बीजेपी से अलग नहीं थी। वो कई साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों के मुताबिक काम कर रही हैं। वहीं बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग पर फंसा पेच आखिरकार सुलझ गया है। हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस और आरजेडी में सहमति बन गई है। आरजेडी बिहार में कांग्रेस को 8 से 9 सीटें देने को तैयार है। हालांकि इनमें पूर्णिया शामिल नहीं है। इसे लेकर दोनों पार्टियों के बीच खींचतान अभी भी चल रही है। पूर्व सांसद पप्पू यादव कांग्रेस से पूर्णिया सीट के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई विधायक बीमा भारती को आरजेडी ने सपोर्ट कर दिया है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है।
वहीं बात करें महाराष्ट्र की तो सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी में संग्राम अभी भी छिड़ा हुआ है। शिवसेना उद्धव गुट ने कल 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस और शरद पवार गुट के नेताओं में नाराजगी थी। सांगली और भिवंडी की सीट को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। विवाद खत्म करने के लिए आज एक बार फिर से एमवीए नेताओं की मुंबई में बैठक होने वाली है। इस बैठक में उद्धव गुट, शरद पवार गुट और कांग्रेस नेताओं के बीच बातचीत होगी और सांगली, भिवंडी समेत मुंबई की उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व सीट को लेकर मंथन किया जाएगा। इधर बीजेपी नेता वरुण गांधी का आज दर्द छलक पड़ा। दरअसल बीजेपी ने उनको पीलीभीत से टिकट नहीं दिया है। इसके बाद वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता को एक भावुक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा, एक सांसद के तौर पर भले ही उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत से रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी लिखा कि सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर सही आजीवन सेवा के लिए वो प्रतिबद्ध रहेंगे। वरुण गांधी ने लिखा कि उनके दरवाजे जनता के लिए हमेशा पहले जैसे ही खुले रहेंगे। वो आगे लिखते हैं कि वो राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आए थे और हमेशा ये कार्य करते रहेंगे, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। कैश फॉर क्वेरी मामले में ईडी ने मोइत्रा के साथ साथ बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन वो अपने लोकसभा क्षेत्र कृष्णानगर में चुनाव प्रचार कर रही हैं। इससे पहले भी महुआ को ईडी ने 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आधिकारिक काम का हवाला देते हुए वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा ने जांच एजेंसी को अपने फैसले के बारे में बता दिया है और लोकसभा चुनाव पूरा होने तक उन्हें नहीं बुलाने को कहा है। चलिए अब एक्टर गोविंदा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इस बार वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आज उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इसके बाद सीएम शिंदे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। शिंदे की पार्टी गोविंदा को मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है। इस सीट से उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट की तरफ से अमोल कीर्तिकर उम्मीदवार हैं। गोविंदा पहले भी राजनीति में रहे हैं और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान वोटर्स को लुभाने के लिए बांटे जाने वाले फ्रीबीज पर अब जीएसटी डिपार्टमेंट की नजर है। फ्रीबीज के वेयरहाउस और गोडाउन की ई-वे बिल के जरिए ट्रैकिंग की जाएगी। साड़ियों से लेकर बाकी सामान की जमाखोरी पर भी निगरानी रखी जाएगी। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब जुड़ रहे हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताएं क्या है खबर? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए बड़े पैमाने पर फ्रीबीज और मुफ्त के आइटम जो राजनीतिक दलों की तरफ से बांटे जाते हैं, उसको लेकर जीएसटी विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दरअसल जो सीबीआईसी है, उसने एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जारी किया है अपने फील्ड फॉर्मेशन, अपने अधिकारियों को, ताकि वो ये पता कर सके कि कहां पर खासतौर से साड़ियां, किचन के सामान और व्हाइट गुड्स को स्टोर किया जा रहा है और उसकी मूवमेंट किस तरह से हो रही है। ई-वे बिल के जरिए इसके मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है और गोडाउन या वेयरहाउस में जहां पर इन सामान का स्टॉक किया जा रहा है, उस पर भी जीएसटी विभाग के अधिकारी लगातार नजर बनाकर रखे हुए हैं। अगर उन्हें पता चलता है जांच में कि ये किसी खास राजनीतिक पार्टी या उससे जुड़े हुए किसी संगठन का है, तो ऐसे में वो ये जानकारी चुनाव आयोग को देंगे, ताकि चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इस पर कार्रवाई कर सके। दरअसल इस चुनाव के दौरान शराब, ड्रग्स, लिकर या फिर कैश का बड़े पैमाने पर मूवमेंट होता है और इस दौरान जीएसटी विभाग के अधिकारी लगातार चौकन्ना रहते हैं। लेकिन इस बार 20 ऐसे आइटम्स की सूची इसमें जोड़ी गई है जो कि चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए खासतौर से राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल मध्य प्रदेश के चुनाव में इसका एक पायलट बेसिस पर अंजाम दिया गया था और उसी के तर्ज पर अब पूरे इस लोकसभा के चुनाव में जो 44 दिनों तक चलने वाला है, उसमें जीएसटी विभाग के अधिकारी खासतौर से फ्रीबीज और मुफ्त में बांटे जाने वाले उपहारों को लेकर काफी चाक चौबंद रहेंगे। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं ऑटो नंबर्स की। 1 अप्रैल को ऑटो नंबर्स आएंगे तो ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रह सकते हैं, इसका अनुमान जानते हैं यतिन मोता से। तो यतिन बताएं, मार्च में कैसे ऑटो नंबर्स की उम्मीद है? तो मार्च ऑटो सेल्स की बात करें तो ये महीना काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रहेगा ऑटो सेक्टर के लिए, खास करके 4 व्हीलर प्लेयर्स यानी कार के प्लेयर्स के लिए यहाँ अच्छी ग्रोथ का अनुमान आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हालांकि क्योंकि हम इलेक्शन के नज़दीक हैं और टिपिकली एक फिनोमिनन होता है कि कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर सेल्स पे थोड़ा असर होता है इसका चुनावों का, तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको एक डिक्लाइन आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि एक्सपोर्ट पिकअप के कारण आपको 2 व्हीलर प्लेयर्स के नंबर्स अच्छे आते हुए दिखाई देंगे और पिछले साल का बेस भी छोटा है जिसके कारण आपको 2 व्हीलर सेल्स बढ़िया आती हुई नजर पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं कमर्शियल व्हीकल के साथ, जहां अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स दोनों के ही कमर्शियल व्हीकल सेल्स में डिक्लाइन का अनुमान है। इनफैक्ट अगर आप देख लें अशोक लेलैंड तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा 12% का डिक्लाइन मार्च महीने में एक्सपेक्टेड है सेल्स में। टाटा मोटर्स क्योंकि कमर्शियल व्हीकल सेल्स और पैसेंजर व्हीकल सेल्स मिला के आते हैं तो एक 4% की ग्रोथ रहेगी, लेकिन पैसेंजर व्हीकल ग्रोथ जो आपको दिखाई पड़ रही है उसके कारण ओवरऑल नंबर कॉम्पनसेट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेगमेंट की बात करें तो ये दोनों कंपनीज ऑटो सेक्टर के सेल्स को लीड करेंगी। अगर हम मारुति की बात करें तो कुल बिक्री लगभग 11-12% बढ़ने का अनुमान है ब्रोकरेज के हिसाब से, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव सेगमेंट क्योंकि नए नए लॉन्चेस बहुत बढ़िया कर रहे हैं मार्केट में, 16 से 17% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ यहाँ साल दर साल बेसिस पे। हालांकि एक पेन पॉइंट महिंद्रा के लिए ट्रैक्टर सेगमेंट रहेगा क्योंकि ट्रैक्टर सेगमेंट में पिछले साल का बेस भी बहुत बड़ा है और उसके कारण लगभग 16% का डिक्लाइन आपको आता हुआ नजर पड़ सकता है सीजनैलिटी की वजह से ट्रैक्टर सेल्स में। जहां तक कि 2 व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, बजाज ऑटो अच्छा सेल्स यहाँ हो सकता है। अगर हम बजाज ऑटो की बात करें तो लगभग 18-20% की ग्रोथ अनुमानित है। 3 व्हीलर्स के भी सेल्स अच्छे रहेंगे बजाज ऑटो के लिए। जहां तक कि दूसरे प्लेयर्स का सवाल है, आइशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और कंपनी जैसे टीवीएस मोटर्स, यहाँ भी अच्छी ग्रोथ का अनुमान है। आपके स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो एनफील्ड सेल्स लगभग 8% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, हीरो मोटोकॉर्प में 4-5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और टीवीएस मोटर्स की बात करते हैं तो यहाँ भी बेहतरीन सेल्स आने की पूरी संभावना है क्योंकि यहाँ भी अगर आप देखें तो 16% का ग्रोथ, लगभग 3.25 लाख यूनिट्स कंपनी की बिक्री के आंकड़ों का अनुमान है। शुक्रिया यतिन ऑटो नंबर्स पर ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो बाजार ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में कई सेक्टर्स में जोरदार रिटर्न दिया है। आने वाले साल में कौन से सेक्टर भरेंगे दम और किन शेयर्स में मिलेगा जोरदार रिटर्न, देखेंगे आज शाम 7:27 पर। चलिए अब आपको बताते हैं कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। एक हाउसवाइफ के काम का ना तो कोई हिसाब है, ना कोई नाम है और ना कोई दाम। इंडस्ट्री बॉडी फिक्की की महिला विंग FLO ने इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसी पर ही होगी आज शाम कंज्यूमर अड्डा में चर्चा 5:57 पर। तो मेरे साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।